Good afternoon, students, and welcome to the online lecture of Sharadvi Moro English High School. Okay, today I'll be starting the chapter 4.5, The Old Man and the Sea. Book review. Actually, this chapter is a book review. Okay, means here you can see Old Man and the Sea. Okay, that's a famous novel, renowned novel. इसके बारे में book review लिखा हुआ है. Means इस book से related different details mention की हुई है. Okay, so now look first. An old and experienced Cuban fisherman has a run of terrible able to catch any fish for 84 days. His young and devoted apprentice Manolin has been forced by his parents to start working with another fisherman. The old man resolves to sail out further than all the other fishermen and attempt to catch the really big fish. On the 85th day, he succeeds in hooking a marlin with his bait, but the marlin is too strong for him and starts pulling the boat. The Old Man and the Sea is the story of the old man's struggle with the marlin and his later battle against shark. Okay, now look, before starting with the different points, that is social and social context, बुक से रिलेटेड आपको सोशल कंटेक्स्ट गिवन है. राइटिंग स्टाइल ऑफ द ऑथर मीन्स जो इसका ऑथर है जो हेमिंगवे जिन्होंने ये बुक लिखी है, नॉवेल लिखी है, उनके राइटिंग स्टाइल के बारे में मेंशन किया हुआ है. एंड आफ्टर दैट राइटर के जो थॉट्स है बुक को पढ़ने के बाद उसके रिव्यूज़ बताए हुए. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग विद दैट व्हाट इज़ एक्चुअली स्टोरी का जो थोड़ा सा पार्ट है, किस बेस पे है वो स्टोरी लिखी हुई, नॉवेल जो लिखी हुई है वो किस पर्टिकुलर कंसेप्ट से रिलेटेड है वो मेंशन किया हुआ है आपको. ओके, सो व्हाट इज़ गिवन, एन ओल्ड एंड एक्सपीरियंस क्यूबन फिशरमैन मीन्स एक ओल्ड था और एक्सपीरियंस जिसको उसके काम का एक्सपीरियंस था, अच्छा खासा फिशिंग का एक्सपीरियंस था. क्यूबन फिशरमैन, क्यूबन इज़ अ प्लेस ओके जहाँ पर वो फिशिंग करता था. वहाँ पर हैज़ अ रन ऑफ टेरिबल बैड लक. इसका मतलब क्या होता है कि उसका जो टाइम चल रहा था काफ़ी बैड, मतलब जो उसका फिशिंग का ट्रेड था, जो काम था, उसका ऑक्यूपेशन, उसमें अच्छी सक्सेस नहीं मिल रही थी उसको. सो ही वॉज अनेबल टू कैच एनी फिश. उसको मतलब सक्सेस नहीं मिल पा रही थी, जो फ़िश कैच करने का उसका वर्क था वो नहीं चल रहा था और फिश नहीं कैच कर पा रहा था एट दैट टाइम. ओके, सो फॉर 84 डेज तक का उसका यही बैड लक था. देन फर्दर व्हाट इज़ गिवन, हिज यंग एंड डिवोटेड अप्रेंटिस. ओके, अब वो जो फिशरमैन था, ओल्ड फिशरमैन, उसके साथ में उसका एक यंग अप्रेंटिस का मतलब होता है एक आपके अंडर में जो काम करता है, जो सीखने के लिए आप जो भी बिजनेस कर रहे हो या फिर ट्रेडिंग का जो भी आपका वर्क है, वट एवर यू आर डूइंग, आपके अंडर कोई काम कर रहा है जस्ट टू लर्न दैट वर्क. ओके, वो वर्क को सीखने के लिए उसके बारे में पर्टिकुलरली डिटेल्स अच्छे से समझने के लिए कि कैसे काम करना है, आपके अंडर काम करने वाले पर्सन को बोलते हैं अप्रेंटिस. ओके, तो वो जो ओल्ड पर्सन था उसके अंडर भी एक यंग बॉय काम करता था. ओके, वर्क करता था जो डिवोटेड था. डिवोटेड मतलब अपने वर्क को लेके, ऑक्यूपेशन को लेके बहुत लॉयल रहना, राइट, लॉयल रहना और बहुत स्ट्रगल करके, मेहनत करके क्या करना, अपना वर्क कंप्लीट करना. तो वो जो पर्सन था, वो जो यंग बॉय था, वो ओल्ड मैन के साथ में वो क्या था, काफ़ी डिवोटेड था. ओके, वेरी लॉयल फॉर हिज वर्क ही वॉज. ओके, नाउ Manolin, his name was Manolin, has been forced by his parents to start working with another fisherman. Okay, अब देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ये जो टाइम था ओल्ड फिशरमैन का जो फिशिंग करता था उसका काफ़ी बुरा टाइम चल रहा था. उसने इतने सिंस 84 डेज तक उसने कोई भी फिश मतलब कैच करने में उसको सक्सेस नहीं मिली थी. और इस वजह से जो मैनोलिन था, जो उसके अंडर वर्क कर रहा था, तो उसके पेरेंट्स ने क्या किया, फोर्सफुली, मतलब ही हैज़ बीन फोर्स बाय हिज पेरेंट्स टू स्टार्ट वर्किंग विद अनदर फिशरमैन. मीन्स क्योंकि वो फिशरमैन को सक्सेस नहीं मिल पा रही थी, उसका काम नहीं चल रहा था, इसके लिए उसके पेरेंट्स ने क्या बोला था, उसको फोर्सफुली कोई दूसरे फिशरमैन के साथ काम करने के लिए उसको इंसिस्ट किया, उन्होंने फोर्स किया. ओके, सो द ओल्ड मैन रिजॉल्व्स टू सेल आउट फार्दर देन ऑल द अदर फिशरमैन एंड अटेम्प्ट टू कैच द रियली बिग फिश. ओके, अब ये जो प्रॉब्लम थी, अब ये जो बिट नंबर आगे ही हो रहा है, हाँ ये वही स्कूल नहीं, सही नहीं है.
एक बार देख लीजिए ना, ऐसा है शरद मोरे इंग्लिश एस हाई स्कूल, एक बार देखिए। ओके ना लुक, हाँ, मैनोलिन हैज़ बीन फोर्स्ड बाय हिज पेरेंट्स टू स्टार्ट वर्किंग विथ अनदर फिशरमैन। तो जो मैनोलिन था जो उसके अंडर वर्क करता था, तो जब ओल्ड फिशरमैन का फिशिंग का जो वर्क था वो अच्छे से सक्सेसफुली नहीं चल रहा था, तो उसके पेरेंट्स ने उसको क्या सजेस्ट किया, फोर्सफुली बोला कि तुमको किसी और फिशरमैन के साथ क्या करना चाहिए, वर्क करना चाहिए। ऑन द 85th डे, ओके, अब क्या बताया हुआ है आगे कि जो ओल्ड मैन था उसने रिजॉल्व करना मतलब जो पर्टिकुलरली उसकी प्रॉब्लम था सारी निकालना। ओके, तो उसको सॉल्व करने के लिए उसने क्या किया, सेल मतलब वो आगे तक उसने क्या किया, सेल करना बहुत ज़्यादा फार्दर, देखो मेंशन किया हुआ है, फार्दर देन ऑल द अदर फिशरमैन अटेम्प्ट टू कैच द रियल बिग फिश। मीन्स जनरली जिस लेवल तक, जिस डिस्टेंस तक जो अदर फिशरमैन जाते थे उससे भी ज़्यादा वो आगे निकल गया। क्यों? क्योंकि उसे फिशिंग करना था और वो 84 डेज से उस वर्क में सक्सेस नहीं मिल पा रहा था उसको, तो इसके लिए वो उस अटेम्प्ट के लिए, उस ट्राई के लिए वो और ज़्यादा क्या अदर डिस्टेंस तक सेल करके चला जाता है इन द सी। ओके, टू कैच द रियली बिग फिश, ताकि वो आगे जितना आगे जाएगा डीप सी में उतना उसको क्या बिग फिश मिल सकती है। ओके, फर्दर ऑन द 85th डे ही सक्सीड्स इन हुकिंग अ मार्लिन विद हिज bait but the marlin is too strong for him. ओके ना लुक, गिवन है कि 84 डेज तक उसको एक भी फिश पकड़ में नहीं आई थी, राइट। फिर 85th डे में उसको फाइनली सक्सेस मिलती है। क्या कैसे कि वो उसके बेट मतलब जो फिशिंग करने के लिए जो फिशर्स होते हैं वो चारा डालते हैं ना, तो वो बेट उसको बोलते हैं। ओके, तो उसके अंदर उसने फाइनली एक बड़ी लार्ज फिश क्या कर ली थी, हुक कर ली थी, उसको सक्सेस मिली थी 85th डेज में। ओके, 85th डे को, और जो फिश थी वो दैट वॉज अ बिग मार्लिन। ओके, मार्लिन जो सॉल्ट वाटर की फिश है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है उसका डिस्क्रिप्शन। ओके, अ लार्ज सॉल्ट वाटर फिश विद एन एलोंगेटेड बॉडी, मीन्स एलोंगेटेड बॉडी काफ़ी बड़ी होती है उसकी, एंड स्पीयर लाइक स्नाउट। सो वो जो सॉल्ट वाटर की फिश है वो उसने क्या किया था, फाइनली कैच कर लिया था। अब जो मार्लिन थी वो क्या थी, वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी और स्ट्रॉन्ग थी। सो इट वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू स्टार्ट पुलिंग द बोट। सो उसकी वजह से जो ओल्ड मैन था, देखो अब ओल्ड मैन था तो वो इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था उसके लिए, बट फिर भी वो जो मार्लिन थी वो स्ट्रॉन्ग थी, इस वजह से बोट क्या हो रही थी, पुल हो रही थी मार्लिन की तरफ। ओके, सो द ओल्ड मैन एंड द सी इज़ द स्टोरी ऑफ द ओल्ड मैन स्ट्रगल। सो ये जो नॉवेल है, ये जो बुक है द ओल्ड मैन एंड द सी, ये इसी कंसेप्ट के बेसिस पे, स्टोरी के बेसिस पे, तो जो ओल्ड मैन की स्ट्रगल होती है ना वो मार्लिन को कैच करने के लिए फाइनली, और उसकी फाइनल लेटर बैटल अगेंस्ट शार्क, और वो फिश को कैच करने के लिए उसकी जो स्ट्रगल होती है, उसके बाद उसकी जो शार्क के साथ में बैटल होती है, उससे रिलेटेड ये पूरी स्टोरी है। ओके, इन द बुक ओल्ड मैन एंड द सी। सो इस बुक के बारे में हम लोग बुक रिव्यू का मतलब क्या होता है कि हम लोग उस बुक के बारे में, उस डिटेल्स, उसका ऑथर कौन है, उसका राइटिंग वे क्या है, ओके, एंड अदर डिटेल्स हैं, बुक कैसी कब लिखी गई थी, ये पूरी डिटेल्स क्या होती है बुक रिव्यू में दी जाती है। ओके, सो ये जो ओल्ड मैन एंड द सी, ये नॉवल बुक है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले। तो स्टोरी किस बेसिस पे वो आप लोगों को प्रॉपर्ली समझ गया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सोशल एंड हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, मीन्स जो ऑथर है उसके बारे में यहाँ पे फाइनली जो बुक है उसके बैकग्राउंड के बारे में बताया हुआ है। ओके, नाउ फर्स्ट आई विल रीड इट। Hemingway's novel is based on real events and it also draws heavily on his own life. He had experience of fishing in the Cuban waters and like the old man he was also a fan of baseball. He worked for the Red Cross during the First World War and was injured by shrapnel when he was in Italy. Hemingway always talks about the need to struggle against defeat or death and how determination and endurance can help one to win this struggle. Now what is given? Hemingway's novel is based on real events. So this novel, Old Man and the Sea, is written by Hemingway. So ये जो उनकी नॉवेल है वो किसके ऊपर जनरली, अब वो इन जनरल जो भी नॉवेल्स लिखते हैं ऑथर के बारे में बताया हुआ। ओके, सो जो हेमिंगवे है उनकी लिखी हुई नॉवेल्स क्या होती है, नॉवेल के कंसेप्ट जो होते हैं वो बेस्ड होते हैं रियल इवेंट्स पे, दैट इज बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स, एंड इट ऑल्सो ड्रॉज हैवीली ऑन हिज ओन लाइफ। और कभी कभी उनकी खुद के लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस भी वो क्या करते हैं, स्टोरी में इंक्लूड करते हैं, उनकी लाइफ की स्टोरीज भी क्या करते हैं, नॉवेल में लिखते हैं, इंक्लूड करते हैं उनके राइटअप में। ओके,
He had experience of fishing in the Cuban waters and like the old man he was also a fan of baseball. Okay, जो हैविंगवे है, जो उनकी लिखी हुई स्टोरी है ना, उसमें ओल्ड मैन कैसे फिशिंग करता है क्यूबन वाटर्स में और उसको बेसबॉल का भी शौक होता है. सो उस तरीके से जो हैमिंगवे है, जो स्टोरी राइट करने जिन्होंने नॉवेल राइट करी है, उनका भी यही एक्सपीरियंस, उनको भी एक्सपीरियंस है फिशिंग का क्यूबन वाटर में और उनको भी शौक होता है. ओके, ही वॉज ऑल्सो फैन ऑफ बेसबॉल. ही वर्कड फॉर द रेड क्रॉस ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड ही वॉज इंजर्ड बाय शार्पनेल व्हेन ही वॉज इन इटली. ओके, अब जो हैमिंगवे है वो क्या कर रहे थे वो टाइम पे, उन्होंने रेड क्रॉस के लिए वर्क किया था. ओके, रेड क्रॉस मीन्स जनरली जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, जो लोग इंजर्ड हो जाते थे, राइट, उनको ट्रीट करने का काम होता था. सो उस टाइम पे वो शार्पनेल के थ्रू, जब वो इटाली में ये वर्क कर रहे थे, रेड क्रॉस के लिए वर्क कर रहे थे, तब शार्पनेल की वजह से वो इंजर्ड हो गए थे. शार्पनेल यहाँ पे मेंशन किया हुआ, इट्स अ काइंड ऑफ वेपन. ओके, मिसाइल वेपन जैसा होता है जिसकी वजह से उनको क्या हुई थी, इंजरी हो गई थी, वो इंजर्ड हो गए थे. ओके, हैमिंगवे always talks about the need to struggle against defeat or death and how determination and endurance can help one to win this struggle. Okay, तो हैमिंगवे जो उनकी नॉवेल्स होती है वो हमेशा क्या होती है, रियल लाइफ के कॉन्सेप्ट्स के बेस पे होती है और उनकी नॉवेल्स में जनरली स्ट्रगल के बारे में बताया जाता है. स्ट्रगल अबाउट विच, स्ट्रगल अगेंस्ट डिफीट और डेथ मीन्स हार नहीं मानना चाहिए, और जो डेथ और जो डिफ़िकल्ट कंडीशंस होती है, सिचुएशंस होती है, उसके अगेन कैसे फाइट करना होता है विथ डिटर्मिनेशन. डिटर्मिनेंस मीन्स आप खुद के ऊपर क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए एंड यू शुड बी एबल टू फेस ईच एंड एवरी डिफ़िकल्टी. ये डिटर्मिनेशन का मीनिंग होता है. एंड इंड्योरेंस. ओके, इंड्योरेंस मतलब स्ट्रगल करके जो परसिवरेंस, जो कंसिस्टेंट इफेक्ट होता है आपकी लाइफ का, आप कंसिस्टेंटली क्या कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, तो लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ को कैसे फेस करना है विद डिटर्मिनेशन एंड इंड्योरेंस, वो क्या करा है उन्होंने बताया है अपनी नॉवेल्स में. और वो कैसे इंड्योरेंस और डिटर्मिनेशन को फॉलो करके एक पर्टिकुलर पर्सन कैसे अपनी स्ट्रगल को कैसे विन कर सकता है वो एक्सप्लेन किया है. ओके, सो द ओल्ड मैन इज़ एट द एंड ऑफ द नॉवेल इज़ वेरी नियर टू डेथ. ओके, सो ये जो नॉवेल उन्होंने लिखी है ओल्ड मैन एंड द सी, इसमें भी उन्होंने इसी तरह का कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है. और जो ओल्ड मैन होता है जो क्या करता है, मार्लिन जो बहुत बड़ी फिश होती है उसको कैच करने की क्या करता है, काफ़ी स्ट्रगल करता है. तो स्ट्रगल में वो काफ़ी करीब आ जाता है डेथ के. ही वॉज वेरी नियर टू डेथ बट वी नो दैट द स्टोरी ऑफ हिज सफरिंग एंड लॉस विल लीव ऑन द मेमोरीज ऑफ द पीपल इन ऑफ हिज विलेज. बट स्टोरी में ये भी बताया उन्होंने कि जो उनकी जो स्ट्रगल थी और जो उन्होंने सफ़र किया था, उन्होंने देखो उनका बैड लक चल रहा था, उनके वर्क में उन्हें सक्सेस नहीं मिल पा रही थी, बट फिर भी उन्होंने आगे स्ट्रगल किया, हार नहीं मानते हुए वो आगे तक सेल करके जाते हैं बड़ी फ़िश कैच करने के लिए, और उसमें बहुत सफ़र भी करना पड़ता है उनको और स्ट्रगल करना पड़ता है. तो जो उनका ये जो सफरिंग और जो उनका स्ट्रगल होता है, उनकी डेथ के बाद भी जो उस वहाँ के विलेज के जो उनके गांव के लोग होते हैं, जो पर्सन होते हैं, वो क्या करते हैं, याद रखते हो. तो ये स्टोरी क्या उन्होंने पूरी इस नॉवेल में एक्सप्लेन की है. सो आप लोगों को स्टोरी का कंसेप्ट समझ में आया कि एक्चुअली नॉवेल किस बेस पे है और लिखी गई है हैमिंगवे के थ्रू. ओके, हैमिंगवे क्या है, उसके ऑथर है और वो रियल लाइफ के बेस पे जो कंसेप्ट होता है उसके बारे में लिखते हैं नॉवेल्स के बारे में. ओके, नॉवेल में अल्टीमेटली हिज स्टोरी बिकम्स वन ऑफ द ट्रियम्फ बिकॉज द टेल्स ऑफ हिज लाइफ विल लीव ऑन इवन आफ्टर हिज डेथ. ओके, सो फाइनली जो ओल्ड पर्सन है, ये जो नॉवेल है, नॉवेल में ओके उनकी डेथ के बाद भी जो उनकी स्टोरी है दैट बिकम्स वन ऑफ द ट्रियम्फ. ट्रियम्फ का मतलब होता है विन होना, जीतना. ठीक है, वो क्या होती है, उनकी टेल क्या हो जाती है, एक तरीके से ट्रियम्फ होती है. उनकी लाइफ तो लॉस हो जाती है बट उनके डेथ के बाद जो उनका जो वर्क होता है, जो लोग अप्रिशिएट करते हैं, राइट, क्या होता है, एक सक्सेस होता है. सो द नॉवेल वॉज पब्लिश इन 1952 और ये जो नॉवेल है जो हेमिंगवे की लिखी हुई द ओल्ड मैन एंड सी नॉवेल है, वो पब्लिश्ड हुई थी 1952 में. दैट वाज द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर, मतलब रिकवरी टाइम था वो, जब पीपल ट्राई कर रहे थे रिकवर करने के लिए. व्हेन पीपल वर ट्राइंग टू रिकवर फ्रॉम मास डिस्ट्रक्शन राउट बाय द टू वर्ल्ड वॉर्स. जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी 1914 to 18, राइट, एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर रियरली अबाउट 1945. मेरे जो मास डिस्ट्रक्शन हुआ था उस टाइम पे 1952 में लोग उससे जस्ट टैकल करने की क्या कर रहे थे, कोशिश ही कर रहे थे. मास डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्या हुई थी, लोगों
जो फाइनेंशियली भी और लोगों की जाने भी गई थी, तो बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, लॉस ऑफ लाइफ भी हुआ था एंड लॉस ऑफ इकनॉमी भी हुई थी एट दैट टाइम। तो लोग उससे बस टैकल करने के लिए और उस पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, कम आउट करने के लिए क्या कर रहे थे, बस स्ट्रगल ही कर रहे थे वो टाइम पे, और वो टाइम पे उन्होंने ये नॉवेल पब्लिश की थी। एंड दिस टेल ऑफ इंड्योरेंस एंड अल्टीमेट ट्रियम्फ इमीडिएटली स्ट्रक अ कॉर्ड विद द रीडर्स। और इस तरीके से जो रीडर्स थे वो टाइम पे, उनके माइंड की स्टेबिलिटी यही रही होगी ना वो टाइम पे, उन्होंने जो डिफ़िकल्ट कंडीशंस देखी थी वर्ल्ड वॉर टाइम पे, और फिर वो जो नॉवेल उन्होंने पब्लिश की थी, तो उसके वजह से उन्होंने क्या किया, स्ट्रक अ कॉर्ड का मतलब होता है रिलेशन कनेक्ट, जो एक रिलेशन कनेक्ट करना। किस चीज़ से उन्होंने रिलेशन कनेक्ट किया, वो जो नॉवेल थी, रीडर्स ने क्या चीज़ से रिलेशन कनेक्ट किया, वो जो नॉवेल थी और उनकी जो रियल लाइफ सिचुएशन थी, उसकी वजह से उन्हें उस एक कनेक्शन लगा उनकी रियल लाइफ से, कि हाँ वो जो नॉवेल है वो डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने के बारे पे है ना, कि जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन आएगी आप उसको कैसे टैकल करोगे। और जो उनकी लाइफ का टाइम था वो भी वैसे ही डिफ़िकल्ट चल रहा था, तो उस वजह से वो रीडर्स को क्या हुई थी, रीडर्स के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव रही थी और उससे काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिली थी वो टाइम पे। ओके, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट राइटिंग स्टाइल। हेमिंगवे का जो राइटिंग स्टाइल है उसके बारे में बताया हुआ है। सो हेमिंगवेज लैंग्वेज इज सिंपल एंड पिथी, मीन्स जनरली जो उनकी लैंग्वेज होती है वो काफ़ी सिंपल होती है, और पिथी मीन्स शॉर्ट में वो जो अपना कंसेप्ट होता है वो लिख के फिनिश करते। ही मोस्टली राइट्स इन शॉर्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंसेस एंड प्रैक्टिस एन एक्सट्रीम इकनॉमी इन हिज यूज़ ऑफ वर्ड्स। और ये जो एक्सट्रीम इकनॉमी ऑफ यूज़ वर्ड बताया हुआ है कि जो जनरली देखो कोई बात आपको एक्सप्लेन करनी है सामने वाले को, तो आप शॉर्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको क्या बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ राइटिंग लार्ज होल सेंटेंसेस। ओके, तो वो भी इस तरीके से क्या करते थे, अपनी नॉवेल्स को डिस्क्राइब करते थे, मीन्स बड़े बड़े, और इंस्टेड ऑफ डिस्क्राइबिंग 2 to 3 सेंटेंसेस, उनका जो कंसेप्ट होता था वो शॉर्ट लैंग्वेज में, शॉर्ट सेंटेंसेस में क्या कर देते थे, फिनिश कर देते थे। ओके, सो दिस सिंप्लिसिटी इज डिसेप्टिव एंड अ रीडर कैन रीड हिज वर्क अगेन एंड अगेन एंड फाइंड न्यू लेयर्स। तो इस तरीके से जो उनका स्टेटमेंट होता था वो रीडर क्या करता था, पढ़ने के बाद न्यू लेयर्स ऑफ मीनिंग्स उसको क्या करते थे, समझ आते थे। ओके, वो अपने जो कंसेप्ट होता था एक शॉर्ट से स्टेटमेंट में क्या करते थे, एलैबोरेट कर देते थे। सो नेक्स्ट टॉपिक है माय थॉट्स। जो राइटर है इस चैप्टर का, उन्होंने जो बुक रीड करी थी, ये बुक नॉवेल रीड करी थी, तो उस बुक से रिलेटेड उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या थॉट है, ओके, क्या सोच है, वो यहाँ पे उन्होंने क्या करे, एक्सप्लेन किया। ओके, I first read this novel years ago when I did not understand it at all and was left unimpressed. In spite of this, a vivid image remained with me. An old man holding on to his fishing line with the last of his strength. Recently, I read this book again and was extremely moved. The formidable strength of the old man's character, the quiet devotion of the empathetic Manolin, and the relationship between the two are heartwarming. What's given here? I first read this novel years ago. Means जो राइटर है चैप्टर के, वो बोल रहे हैं कि मैंने इसका बहुत सालों पहले इसको रीड किया था। When I did not understand it at all, और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई थी, और was left unimpressed. Unimpressed मतलब उन्हें पढ़ने के बाद कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था, और उन्होंने ये वर्क को ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया था, स्टोरी उन्हें अनइंटरेस्टिंग लगी थी, तो उन्होंने उसके बीच में से ही डिसकंटिन्यू कर दिया था। ओके, इन स्पाइट ऑफ दिस, और इसके बावजूद भी अ विविड इमेज मीन्स एक डिफरेंट इमेज उनके माइंड में रह गई वो स्टोरी की। दैट वॉज एन ओल्ड मैन होल्डिंग ऑन टू हिज फिशिंग लाइन विद द लास्ट ऑफ स्ट्रेंथ। वो जो ओल्ड मैन है ना, जो उसका जो वर्क है फिशिंग लाइन है ना, फिशर मैन था वो, तो उसके लिए भी वो किस तरीके से स्ट्रगल करता है, वो इमेज उनके माइंड में थी। सो रिसेंटली, फिर थोड़े दिन पहले ही उन्होंने क्या किया, ये बुक रीड किया। आई रीड दिस बुक अगेन एंड वॉज एक्सट्रीमली मूव्ड। एक्सट्रीमली मूव्ड मतलब सडनली उनका फिर माइंड क्या हुआ, चेंज हुआ। उस बुक को लेके उनका क्या रिव्यू था पहले कि वो बहुत अनइंटरेस्टिंग है, बट जब उन्होंने वापस से उसको कंटिन्यू रीड किया, सो ही वॉज मूव्ड, मतलब उनका जो माइंड था वो चेंज हुआ, उन्हें वो समझ आई स्टोरी। द फॉर्मिडेबल स्ट्रेंथ ऑफ द ओल्ड मैन्स कैरेक्टर, और जो वो ओल्ड मैन था, जो ओल्ड फिशर मैन होने के बाद भी उसके अंदर जो स्ट्रेंथ थी वो क्या थी, काफ़ी फॉर्मिडेबल मतलब कि लोगों को क्या कर सके, वो इफेक्ट कर सके, फियर दे सके, लोगों के अंदर डर पैदा कर सके। जो फॉर्मिडेबल स्ट्रेंथ थी उसके अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ थी डिफ़िकल्टी को फेस करने के लिए।
Okay, now look. The quiet devotion of the empathetic man's character. Okay, so यहाँ पर जो स्टोरी उन्होंने रीड की तो उन्होंने क्या नोटिस किया, फॉर्मिडेबल स्ट्रेंथ ऑफ द मैन, ओल्ड मैन का जो करेज था वो. देन क्वाइट डिवोशन ऑफ द एम्पैथेटिक मेनोलिन, मतलब मेनोलिन जो उनके अंडर वर्क करता था जो बॉय, राइट, उनका और वो ओल्ड मैन का, ओल्ड फिशरमैन का जो रिलेशन था, राइट, वो काफ़ी हार्ट वार्मिंग था, राइट. हेमिंगवेज डिस्क्रिप्शंस ऑफ द सी एंड द क्रिएचर्स ऑफ द वाटर आर ब्यूटीफुल. ओके, अब जो स्टोरी है उसमें उन्होंने पूरी स्टोरी में सी को भी बहुत अच्छे से क्या किया, डिस्क्राइब किया, और सी के जो डिफरेंट क्रिएचर्स है वाटर के वो भी काफ़ी ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया. ओके, सो ये सारी चीज़ें उन्होंने रीड करने के बाद इफेक्ट की. ओके, द मार्लिन फाइट्स फॉर इट्स लाइफ डेस्परेटली एंड इट्स हार्ड टू नो वेदर आर सिंपैथीज शुड लाई विद द ओल्ड मैन और विद द मार्लिन. ओके, जो मार्लिन जो फिश उन्होंने कैच की थी, राइट, वो भी क्या करती है अपनी लाइफ के लिए, अब वो भी अपनी लाइफ के लिए क्या करती है, स्ट्रगल करती है अगेंस्ट द ओल्ड मैन. और ये समझ में आना मुश्किल होता है कि किसके लिए सिंपैथी होनी चाहिए, वेदर शुड द सिंपैथी शुड बी विद ओल्ड मैन और विद द मार्लिन, बिकॉज दे बोथ आर स्ट्रगलिंग फॉर देयर ओन साइड. ओके, मार्लिन जो ओल्ड मैन है वो अपना वर्क, अपनी लाइफ के लिए अपनी स्ट्रगल कर रहा था, और मार्लिन भी क्या कर रही थी, अपनी ओन लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रही थी. सो बट एज द नॉवेल प्रोग्रेस द ओल्ड मैन एंड द मार्लिन आर इंस्परेबली लिंक्ड बिकॉज बोथ स्टैंड फॉर द सेम आइडियल. और इस तरीके से जब नॉवेल प्रोग्रेस होती है, आगे जाती है, तो समझ में आता है कि दोनों भी क्या है, अपने अपने स्टैंड पे सही है, सेम आइडियल है. ओके, दे आर द राइट एट देयर पोजिशन. सो दैट इज़ अ नोबल स्ट्रगल अगेंस्ट डिस्ट्रक्शन. और इस तरीके से जो स्टोरी है, स्टोरी में बताए हुए डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है सी और उसके क्रिएचर्स के बारे में, और ये जो मार्लिन और मैनोलिन और ओल्ड मैन का रिलेशनशिप है, ये पूरा जो डिस्क्राइब किया हुआ है, उसको पढ़ने के बाद उन्हें ये बुक अच्छी लगी और उन्होंने इस वर्क को अप्रिशिएट किया है. दैट्स व्हाई ही हैज़ रिटन द बुक रिव्यू. ओके, सो हियर वी हैव